2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, फिर घटेगी एक्टिविटी। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि 8 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की तीव्रता और इसका दायरा धीरे धीरे कम होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद, मददगारों को जेल होगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाया गया छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रदेश में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने कानून के तहत शिकायत, जांच, अनुमति और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया के नियम भी जारी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त को अधिनियम के नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद कानून प्रभावी हो गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य अवैध धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना और कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। सीजीपीएसएससी एसआई रिजल्ट में न्यूज और स्पेस रानी पास बवाल। सीजीपीएसएससी की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल चयन सूची में न्यूज और स्पेस रानी नाम के अभ्यर्थियों के एसआई भर्ती परीक्षा पास करने का दावा किया जा रहा है। नामों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है और कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन नामों का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। गाड़ी लेकर स्कूल जाने वाले नाबालिगों पर एक्शन। रायपुर यातायात पुलिस ने स्कूल जाने के लिए दोपहिया और अन्य वाहन चलाने वाले नाबालिग छात्रों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। गुरुवार 6 अगस्त को शहर के 9 प्रमुख स्कूलों के बाहर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान 59 नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी संबंधित वाहनों को जब्त कर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाली 3 स्कूल वैन और 1 स्कूल ऑटो पर भी कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 63 वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हुई। पुलिस ने अभिभावकों से नाबालिगों को वाहन न देने की अपील भी की। महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम साइबर थाना और पिपरिया पुलिस ने वृद्ध महिलाओं से सोने चांदी के आभूषण छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण, 3 मोटरसाइकिल और नकदी समेत करीब 3.41 लाख रुपए का सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीनों में कवर्धा जिले में वृद्ध महिलाओं को अकेला देखकर उनके गले से आभूषण छीनने की कई घटनाएं हुई थीं। इन मामलों में पिपरिया, पांडातराई और पौड़ी चौकी में केस दर्ज किए गए थे। तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 45 करोड़ की फंडिंग का झांसा देकर 1 करोड़ ठगे। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नागपुर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह ने बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक निवासी उद्योगपति उमेश कुमार सिन्हा से 1 करोड़ 13 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने उनकी कंपनी के विस्तार और नए प्लांट के लिए 45 करोड़ रुपए का निवेश दिलाने का झांसा दिया था। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार सिन्हा सालिक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आरोपियों ने खुद को बड़े निवेशकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर फंड दिलाने का भरोसा दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों से 9 लाख ठगे। धमतरी जिले में नौकरी लगाने का झांसा देकर 3 लोगों से करीब 9 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठग ने खुद को जनता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बताया और समग्र शिक्षा कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति से करीब 2.5 लाख रुपए मांगे और ऑनलाइन तथा नकद दोनों माध्यमों से रकम ली। मामले में मगरलोड क्षेत्र निवासी अनूप कुमार ने पुलिस से शिकायत की है। अनूप महासमुंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरतोरा में व्यावसायिक शिक्षक हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोमेटो से मंगवाई शाही मिल्क केक से निकले कॉकरोच। रायपुर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए मंगवाई गई मिठाई में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शिवांकर ने जोमेटो से आधा किलो शाही मिल्क केक ऑर्डर किया था। डिब्बा खोलने पर कुछ पीस में मरे हुए कॉकरोच मिलने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने जोमेटो कस्टमर केयर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मिठाई रायपुर के नेताजी होटल से मंगाई गई थी। दुकान से संपर्क करने पर भी शुरुआत में संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि दुकान संचालक ने अपनी ओर से किसी गलती से इनकार किया है। गृह मंत्री शर्मा बोले, कानून तोड़ने वालों का कलेजा कांपेगा।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाया गया छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार ने कानून को लागू करने के लिए विस्तृत नियमावली भी जारी कर दी है। डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 4 अगस्त को अधिनियम के नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में शिकायत, जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून का कड़ाई से पालन कराएगी और अवैध धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एकलव्य स्कूल के छात्रों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ स्थित लैलूंगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने स्कूल की अव्यवस्थाओं के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य नियमित रूप से स्कूल नहीं आते और अपनी सुविधा के अनुसार आते जाते हैं। उन्होंने हॉस्टल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। छात्रों के मुताबिक स्कूल में लंबे समय से कई समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि प्राचार्य सप्ताह में केवल 1-2 दिन आते हैं, जिससे पढ़ाई और विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूज और स्पेस रानी ने पास की एसआई परीक्षा। सीजीपीएससी की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में न्यूज और स्पेस रानी नामों को लेकर विवाद हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल सूची में इन नामों के अभ्यर्थियों के एसआई परीक्षा पास करने की चर्चा है। कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा। हालांकि सीजीपीएससी ने नामों को लेकर चल रही चर्चाओं को गलत बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चयन सूची में दर्ज सभी नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय स्वयं दर्ज किए थे और भर्ती प्रक्रिया इन्हीं नामों के आधार पर पूरी हुई। आमागोहन पंचायत सचिव हटाए गए। बिलासपुर के जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत आमागोहन ग्राम पंचायत के सचिव राजेश कुमार उइके को पद से हटा दिया गया है। उन पर लाखों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। इन शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कराई गई। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के अनुसार जांच में सचिव के खिलाफ गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्हें नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद विभागीय जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही यदि वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो संबंधित राशि की वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। 2549 करोड़ के कोडार लिंक कैनाल प्रोजेक्ट का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के 2549.86 करोड़ रुपए के कोडार जलाशय लिंक नहर पाइपलाइन निर्माण से जुड़े टेंडर विवाद में याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि टेंडर की पात्रता शर्तें तय करना संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतें व्यावसायिक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या पक्षपात साबित न हो। परियोजना के तहत सीकसार जलाशय से महासमुंद के कोडार जलाशय तक पाइपलाइन निर्माण, ट्रायल रन और 5 साल के संचालन रखरखाव का काम प्रस्तावित है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खाद की कालाबाजारी पर लगाई फटकार। सरगुजा में खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गुरुवार को अंबिकापुर में खाद और बीज वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खाद भंडारण केंद्र, बीज निगम के गोदाम और नमनाकला सहकारी समिति का जायजा लिया। मंत्री ने किसानों से खाद और बीज की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी भी ली। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जताई और कृषि विभाग के उपसंचालक पीताम्बर सिंह दीवान को फटकार लगाई। मंत्री ने निर्देश दिए कि कालाबाजारी में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय यानी ग्रुप सी और चतुर्थ यानी ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का दावा किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद वेटिंग और रिजर्व लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ही पद और विभाग की प्राथमिकता बतानी होगी। एक बार पसंद दर्ज करने के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इससे चयन प्रक्रिया में स्पष्टता और भर्ती प्रक्रिया में समय की बचत होने की उम्मीद है।
नकटी गांव प्रभावितों से मिले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रमुख डॉक्टर अजय यादव जेल से रिहा होने के बाद रायपुर जिले के नकटी यानी सम्मानपुर गांव पहुंचे। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और टूटे मकानों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन प्रभावित 77 परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। यादव ने कहा कि संगठन और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी शुरुआत से ग्रामीणों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल के जेल जाने के बाद प्रशासन ने 77 परिवारों के मकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया। बलौदाबाजार में तेज रफ्तार एम्बुलेंस पलटी। बलौदाबाजार के कसडोल थाना क्षेत्र में रायपुर से इलाज कराकर ओडिशा लौट रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई। कसडोल कटगी मेन रोड यानी NH 130 पर ग्राम पीसीद के पास एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। एम्बुलेंस करीब 300 मीटर तक सड़क पर घिसटने के बाद बिजली के पोल से टकराई। डायल 112 टीम और ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वाहन में मरीज, परिजन, चालक और हेल्पर समेत 8 लोग सवार थे। बताया गया कि सड़क के गड्ढे में वाहन उछलने के बाद चालक का नियंत्रण बिगड़ा और एम्बुलेंस पलट गई। नाना की हत्या करने वाले 2 नातियों को उम्र कैद। रायगढ़ जिले में मकान और पुश्तैनी जमीन के विवाद में नाना की हत्या करने वाले 2 नातियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सोंडका का है। अभियोजन के अनुसार गेंदलाल डनसेना का परिवार में पुश्तैनी मकान और जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के साथ उनके नाती ओम प्रकाश डनसेना और कार्तिक डनसेना भी रहते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण और संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद बढ़ा। वर्ष 2022 में दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी, फावड़ा और डंडे से हमला कर गेंदलाल की हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई।